स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे उस बैठक को लेकर जो आज सचिवालय में हुई है। प्रधान वित्त सचिव क्योंकि वापस लौट आए हैं, आते ही इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली। कुछ निर्देश जारी किए गए हैं अगले बजट को लेकर। अगले बजट का आकार कैसा होगा, लगभग ये आज चर्चा हुई है और इस पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे उन सुझावों को लेकर भी जो आम लोगों से मांगे गए हैं। क्या सुझावों को भी यहाँ खंगाला जा रहा है, ये भी अपडेट पहुंचाने वाले हैं। गेस्ट टीचर भर्ती पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से आज ये बड़ी अपडेट दी गई है। कंप्यूटर शिक्षकों पर भी बड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं। ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आखिरकार कब तक होगी? आउटसोर्स आधार पर जो कंप्यूटर शिक्षक अपनी सेवाएं स्कूलों में दे रहे हैं, क्या इन्हें प्रायोरिटी इसमें मिलने वाली है? आज शिक्षा मंत्री ने इस पर भी जवाब क्योंकि दिया है। डीपीई प्रमोशन को लेकर एक पैनल मांग रहे हैं, इस पर क्या हलचल अब नजर आई है, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। एलडीआर कोटा किस किस वर्ग को मिलने वाला है, उम्मीद लगाकर, तो क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक भी बैठे हैं और यही उम्मीद एसएमसीज ने भी लगाई हुई है। तो माफी चाहेंगे एसएमसीज के लिए ये एलडीआर कोटा हालांकि एक तरह से फाइनल कर दिया गया है कि एलडीआर कोटा इन्हें दिया जाएगा। इसी कोटे के तहत लाकर इनके लिए ये नियमित करने पर फैसला सुनाया गया है। लेकिन इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स की हम बात करना चाहेंगे। वोकेशनल टीचर और कंप्यूटर शिक्षक भी क्योंकि ऐसे ही कोटे को लेकर उम्मीद लगा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पोस्ट कोड 980 क्या कैबिनेट में जाएगा? आज ये अभ्यर्थी भी फिर सचिवालय के चक्कर काटते हुए नजर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे अगले 4 दिन तक, क्योंकि मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि पिछले कल कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सड़क मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति और कुल्लू में सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति में इन सड़कों की संख्या 80 से ज्यादा अब हो गई है। पिछले कल तक 50 सड़कें बंद थी, जो कुछ रोज पहले बर्फबारी हुई थी उसके बाद, लेकिन कल 30 से 40 के करीब सड़कों की संख्या और बढ़ गई है। इसी तरह से जानकारी अपर शिमला की दे तो एचआरटीसी के 12 रूट्स लगभग यहाँ प्रभावित बताए जा रहे हैं। नारकंडा रूट एक दफा एचआरटीसी का प्रभावित हुआ है। देखिए, जिला शिमला में 2 अग्निकांड के मामले सामने आए हैं। पहला मामला रोडू उपमंडल के स्पेल वैली में पेश आया, जहां 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग का कोहराम कुछ इतना ज़्यादा था कि उस वक्त परिवार को अपने मकान से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी जो घर के बड़े थे और बच्चे थे किसी तरह से बाहर निकल आए, लेकिन बुजुर्ग महिला अंदर ही फंस गई और ये बुजुर्ग महिला की उम्र 70 वर्ष की बताई जा रही है। जिंदा ही आग में ये जल गई। समय रहते महिला बाहर नहीं निकल पाई। आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी और आग के कोहराम के बीच इसे बचाया भी ना जा सका, लेकिन बच्चे और बाकी परिवार बाहर आ गया था। लाखों का सामान जल गया है। पूरी तरह से ये लकड़ी का मकान आग की चपेट में आ गया। दूसरा एक और मामला सामने आया है, ये कुमारसैन उपमंडल के अढोट गांव में बताया जा रहा है। यहाँ भी 2 मंजिला मकान में आग लग गई। लकड़ी का ही मकान था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ किसी की जान नहीं गई है। हालांकि जो पहला मामला है और जो मामला हमने आपको स्पेल वैली से जुड़ा बताया है रोडू उपमंडल में, वहाँ देखा जा सकता है 70 वर्ष बुजुर्ग महिला जिंदा ही जल गई और पूरे गाँव में आज शोक की लहर थी। न्यू वायरस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। हालांकि सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी हो गए हैं कि वो अलर्ट रहे। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत है तो वो ज़रूर अपना उपचार करवाए, क्योंकि ये न्यू वायरस के लक्षण हो सकते हैं। ये मेटान्यूमो वायरस बताया जा रहा है। मेटान्यूमो वायरस के सिम्टम्स ही ये है, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आएगा, कई दिनों तक बुखार नहीं जाएगा, खांसी तेज़ रहेगी और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। अगर किसी व्यक्ति को ये परेशानी है तो ज़रूर अपना उपचार करवाए। हालांकि देखिए, मेटान्यूमो वायरस के लिए जो टेस्टिंग होगी उन्हीं केंद्रों में होने वाली है जिनमें कोविड के लिए हुई थी। कोविड प्रशिक्षण लैब में ही मेटान्यूमो वायरस पर भी टेस्टिंग होने जा रही है। इसके लिए इंतज़ाम करने पर पहले ही निर्देश जारी हो गए हैं। इसके अलावा जितने भी अस्पताल हैं वहां वेंटिलेटर्स और पीपीई किट भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवा दिए जाए, ये भी निर्देश जारी हो चुके हैं। अभी देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग है ये केंद्र सरकार के संपर्क में है और दिल्ली से जो भी आदेश जारी किए जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी हो गए हैं। सिर्फ बड़े अस्पतालों में नहीं बल्कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और जो छोटे क्लिनिक है उन्हें भी इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। तो जितने भी जोनल और सिविल अस्पताल हैं वहाँ
भरपूर मात्रा में ये उपलब्ध करवा दिए जाए, वेंटिलेटर्स और पीपीई किट, इसे लेकर प्रबंध अभी किया जा रहा है। और देखिए यहाँ निदेशक प्रकाश दरोच ने भी यही बताया है कि हालांकि इस तरह का वायरस पहले भी पेश आया है, लेकिन ज़रूरी है कि सतर्कता बरती जाए और हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खासतौर पर किसी बच्चे में अगर ये सिम्टम ज़्यादा दिनों तक पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द उसे उपचार करने के लिए लाया जाए। जितनी जल्दी उपचार होगा बच्चा ठीक हो पाएगा, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा ये संक्रमण फैल रहा है। देखिए पेयजल घोटाले में पूछताछ हुई है। ठियोग में ये बड़ा घोटाला पेश आया था। तकरीबन 10 अधिकारियों को सरकार की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पिछले कल विजिलेंस मुख्यालय में एसआईयू टीम की ओर से पूछताछ की गई है। दरअसल एएसपी नवदीप की अध्यक्षता में एसआईयू का गठन हुआ है और इस पूरे सिनेरियो में जो अधिकारी हैं उनमें से 8 अधिकारियों की पूछताछ की गई है। 8 एसडीओ थे, हालांकि इसमें एक जेई से भी पूछताछ हुई है और अलग से 2 एक्सियन भी बुलाए गए थे पूछताछ में शामिल जो कि हुए हैं। ये फिलहाल हमारे समक्ष जानकारी आई है। अभी पूछताछ हुई है और साथ ही साथ जो अधिकारियों के पास रिकॉर्ड था पेयजल सप्लाई को लेकर, वो भी इनसे हिरासत में ले लिया गया है, अपने कब्जे में एक तरह से पुलिस ने ले लिया है। और विजिलेंस की ओर से ही एसआईयू का गठन हुआ है एएसपी नवदीप की अध्यक्षता में। अब इस पूरे मामले में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और कार्रवाई हो रही है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोगों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ है। सबसे पहले माकपा नेता राकेश सिंघा की ओर से ये मामला उठाया गया और बाद में जब जानकारी सच निकली तो फिर सीधे तौर पर सरकार ने 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अब इन अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। पिछले कल भी पूछताछ हुई है और आने वाले दिनों में भी जांच इसी तरह से जारी रहने वाली है। लेकिन पानी ढुलाई से संबंधित रिकॉर्ड फिलहाल इनसे भी अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। इससे पहले ठियोग में एसडीएम दफ्तर से भी जो रिकॉर्ड मिला था पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था। पेयजल सप्लाई से जुड़ा ही ये रिकॉर्ड था। प्रदेश में एक शख्स ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टीजीटी की नौकरी हासिल कर ली और पिछले कई वर्षों से ये अपनी सेवाएं भी दे रहा था। इस बात की जानकारी एक संगठन को लगी। ये अनुसूचित जाति बेरोजगारी संगठन बताया जा रहा है। जब संगठन को भनक लगी तो शिकायत इन्होंने पुलिस थाने में की। शिमला के नेरवा का मामला है और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सही में इसने फर्जी प्रमाण पत्र दिखाया था। दरअसल एससी प्रमाण पत्र दिखाकर इस व्यक्ति ने नौकरी हासिल की थी, जबकि व्यक्ति सामान्य कैटेगरी का था। तो जनरल कैटेगरी का होने के बावजूद एससी कैटेगरी का प्रमाण दिखाकर टीजीटी की नौकरी हासिल कर ली। कई वर्षों तक सेवाएं भी दी। अन्य लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो शिकायत पुलिस थाने में हुई है। धोखाधड़ी के आरोप में इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर की जाए, ये मांग उठाई जा रही है। दरअसल अनुसूचित जाति बेरोजगार संघ का कहना है कि ये मात्र एक गंभीर अपराध नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी भेदभाव है जो कि इसमें पात्र उम्मीदवार था। तो अनुसूचित जाति के असली पात्र उम्मीदवार के साथ ये अन्याय हुआ है, इसलिए इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और एक ऐसी सजा दी जाए जो सबके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हो। आपत्तिजनक पोस्ट पर मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। इसमें मुख्यमंत्री समेत मंत्री और अन्य बड़े चेहरों पर भी टिप्पणी की गई है। दरअसल एक कांग्रेस नेता की ओर से ही शिमला के 2 पुलिस थानों में ये शिकायत की गई है, जिसमें एक छोटा शिमला पुलिस थाना है, दूसरा सदर थाना है और शिकायत दर्ज भी हो चुकी है। ये व्यक्ति दिनेश नाम का बताया जा रहा है, जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है कांग्रेस के खिलाफ और ये लिख डाला है सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस है ये एक छिपा हुआ आतंकवादी संगठन है। और इसी बात का ऐतराज जताया गया है कांग्रेस नेता की ओर से। कुछ और तर्क भी कांग्रेस नेता ने दिए हैं जो इससे पहले अभद्र टिप्पणियां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हुई है। अब पूरे मामले में पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया है और डिजिटल प्रमाण भी पुलिस की ओर से ढूंढे जा रहे हैं। जल्दी ही इस मामले में कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। 2 अलग अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सदर थाने में भी और छोटा शिमला थाने में भी। और सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां फैलाई जा रही हैं अब उन पर भी एक्शन होना शुरू हो चुका है। दरअसल कुछ एक व्यक्ति हैं जो बिना किसी सबूत के किसी भी तरह की जानकारी फैला रहे हैं और खास तौर पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये जानकारी लिखी जा रही है, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये टिप्पणियां की जा रही है। तो ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है। पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है शिकायत के बाद।
समग्र शिक्षा की बैठक लेने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कुछ बड़ी जानकारी दी है। इनका ये मानना है कि अब स्कूल से रिपोर्ट मंगाई जाएगी, ग्राउंड रिपोर्ट सरकार तक पहुंचने वाली है कि सभी नियमों का और फैसलों का पालन हो रहा है स्कूलों में या नहीं। और ऐसे स्कूल जहां लापरवाही बरती जाएगी, प्रिंसिपल की ओर से, मुख्याध्यापक की ओर से या प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई उन पर होने वाली है। इस बारे में डेप्यूटी डायरेक्टर्स को निर्देश जारी हो गए हैं। काफी कठिन कदम भी उठाने पड़े हैं सरकार को, लेकिन ये शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ही है। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से आज दावा किया गया है। इसमें एक बात ये भी है कि बच्चों को गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में नहीं भेजा जाएगा ताकि उनका समय बर्बाद ना हो और वो उतना फोकस अपनी पढ़ाई पर ही कर सके। अब शिक्षकों की कमी भी दूर हो सके, इसके लिए 700 के करीब प्रवक्ताओं के पद भी भरे जा रहे हैं। ये भी आज शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। तो अभी सुधार के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। कल इन फैसलों को लेकर फीडबैक ली गई है समग्र शिक्षा की मीटिंग में, और आने वाले समय के लिए भी व्यवस्था बदली जा रही है। गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में बच्चे नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि हर हफ्ते और हर महीने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी हर स्कूल की, वहाँ पर कार्य किस तरह से हो रहा है, कितनी गतिविधियाँ अभी शुरू की गई हैं पढ़ाई से जुड़ी, और इसके अलावा खास क्या गतिविधियां हैं जो कि एक सरकार की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है कि ऐसी गतिविधियां शुरू की जाए जिससे बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ सके, अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान बच्चों को हो सके। स्कूल आंगनबाड़ी पर भी एक फैसला हुआ है। 10 बजे अब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स पांवटा साहिब में खुलेंगे। महज पांवटा साहिब को लेकर ही ये निर्णय वहां प्रशासन ने लिया है। मौसम खराब चल रहा है, इस वजह से टाइमिंग बदल दी गई है। सुबह के 10 बजे से 3 बजे तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुलने जा रहे हैं। 31 जनवरी तक अभी यही व्यवस्था वहां पर रहेगी। गेस्ट टीचर पर आज जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सवाल किया गया कि क्या विरोधी स्वर उठने के बाद भी इस भर्ती को किया जाएगा, हालांकि 2025-26 के सत्र में होगी, लेकिन इसी सरकार की ओर से वो भर्ती भी करवाई जाएगी। और अभी देखिए 2025 शुरू हो गया है, तो मिड में इस भर्ती का सिलसिला शुरू हो सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है कि ये पॉलिसी वापस नहीं ली जाएगी। गेस्ट टीचर भर्ती इसलिए हो रही है ताकि शिक्षकों की कमी पूरी हो सके। पूर्व की सरकार ने लापरवाही शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बरती है, समय से प्रमोशंस नहीं की, ना तो डेप्यूटी डायरेक्टर्स की, ना प्रिंसिपल की। ये पद खाली पड़े रहे, जिस वजह से 21वें स्थान पर शिक्षा में हिमाचल प्रदेश पहुंच गया था। लेकिन अब गुणवत्ता को लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए गेस्ट टीचर भर्ती हो रही है ताकि शिक्षकों के अवकाश के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। ट्राइबल एरिया में बहुत कम शिक्षक हैं और उनमें से भी जब कुछ शिक्षक छुट्टी पर जाते हैं तो कई कई दिनों तक बच्चों को बिना पढ़ाई के रहना पड़ता है। इसीलिए ये गेस्ट टीचर भर्ती होने जा रही है। एक आंकड़ा आज फिर यहाँ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से दिया गया है। इनका मानना है कि 1094 स्कूल मर्ज किए गए हैं और डी नोटिफाई किए गए हैं। ये 1094 स्कूल टोटल हैं, जिसमें से कुछ डी नोटिफाई कर दिए गए, कुछ मर्ज किए गए। 675 स्कूल ऐसे थे जिसमें 0 एनरोलमेंट थी, लेकिन फिर भी पूर्व की भाजपा सरकार उसे चला रही थी। 3400 सिंगल टीचर स्कूल थे, अब 2600 रह गए हैं और 674 बच्चों में 90% बच्चे निकटवर्ती स्कूलों में शिफ्ट हो गए हैं। ये बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता लाने के लिए ही कदम उठाया गया है। अच्छा, अब देखिए एक और अहम सवाल उठ रहा था कि एलडीआर कोटा किस किस को मिलेगा। एसएमसी को एलडीआर कोटे के तहत लाया जा रहा है और इस पर प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो गई है। एक तरह से ये पूरा मॉडल तैयार कर लिया गया है कि कैसे एलडीआर कोटे के तहत इन्हें लाया जाएगा और ये परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। लेकिन सवाल कंप्यूटर शिक्षकों की ओर से भी था और वोकेशनल शिक्षकों की ओर से भी कि क्या कोई ऐसा ही रास्ता इन्हें भी नियमित करने के लिए निकाला जाएगा, एलडीआर कोटे के तहत ही आएंगे। तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन कैडर्स के लिए एलडीआर कोटा संभव नहीं है, इसे धरातल पर उतारना मुश्किल है, इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जाएगा। ये ज़रूर है कि अगर कंप्यूटर शिक्षक के पदों को लेकर जल्दी मंजूरी दी जाती है भरने पर, हालांकि स्वीकृति 2017 में मिली थी, लेकिन एक दफ़ा फिर ये मामला कैबिनेट में जाएगा। अगर उसी फैसले को आगे के लिए रिन्यू करना है या दोबारा से यहाँ फैसला लिया जाता है नए सिरे से, तो प्रायोरिटी ज़रूर यहाँ उन कंप्यूटर शिक्षकों को मिल सकती है जो कि आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी बात, वोकेशनल शिक्षकों को लेकर इन्होंने ये कही है कि अभी कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है वोकेशनल शिक्षकों के लिए भी, तो कमेटी जल्दी ही बैठक कर निर्णय लेगी कि क्या बीच का रास्ता वोकेशनल शिक्षकों को विभाग के दायरे में डायरेक्ट लाने के लिए निकाला जा सकता है। अभी इस पर कोई हलचल हुई नहीं है, ना ही कमेटी की कोई मीटिंग हुई है। ये एक बड़ी वजह रही है कि वोकेशनल शिक्षक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कमेटी बना दी जाती है, उसके बाद कमेटी की मीटिंग कब होगी इस बात की खबर किसी को नहीं होती। और आज भी
भी शिक्षा मंत्री की ओर से इसमें कोई ऐसा समय या शेड्यूल नहीं दिया गया है कि कब तक कमेटी की मीटिंग हो सकती है। तो पहले कमेटी आपस में बैठक करेगी, फिर कोई निर्णय हो सकता है या कोई संभावना तलाशी जा सकती है कि कैसे इन्हें नियमित करना है। पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये मामला कैबिनेट में जा रहा है। अभी 9 जनवरी को कैबिनेट बैठक होने जा रही है, इसमें पोस्ट कोड 980 से जुड़ा मामला भी जाएगा। दरअसल आज फिर अभ्यर्थी ये सचिवालय के चक्कर काटते नजर आए हैं। इनका कहना है पहले डेप्यूटी सीएम अनाउंसमेंट करते हैं कि 1 महीने के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 2 साल का कार्यक्रम जब पूरा हुआ था कांग्रेस सरकार का दिसंबर में, उस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन 1 महीना लगभग बीत ही गया है, रिजल्ट घोषित हुआ नहीं। इसीलिए आज सचिवालय पहुंच गए और मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये कहा था कि दिसंबर वाली कैबिनेट के बाद जो कैबिनेट होगी उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा। इसीलिए 9 जनवरी से ये उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और आज शिक्षा मंत्री ने खुद इनसे ये वादा किया है कि इस कैबिनेट में ये मामला जाने वाला है, जल्दी ही इनका रिजल्ट घोषित करने पर कोई फैसला होगा। पेपर लीक होने का दायरा इतना ज़्यादा नहीं है इस पोस्ट कोड में, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है और यही बात अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रही है। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी कब तक होगी, आज ये भी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षक सचिवालय आए थे। इनका कहना है 2017 में एक भर्ती होने जा रही थी जिसके लिए 1191 पद सृजित किए गए थे, लेकिन उसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था। एक शर्त को लेकर 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ये शर्त लगाई गई थी। इसी शर्त को चुनौती देने के लिए मामला कोर्ट जा पहुंचा था, लेकिन अब कोर्ट ने भी उसी प्रक्रिया को उचित ठहराया है। जब महाधिवक्ता की ओर से सरकार की तरफ से वहां पक्ष रखा गया तो फिर ये उचित प्रक्रिया ठहराई गई थी कोर्ट की ओर से, लेकिन 2023 में ये प्रक्रिया सही ठहराई गई थी। तो अब 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। ये 21 अक्टूबर 2023 को दरअसल ये प्रक्रिया उचित ठहराई गई थी, इस पर निर्णय आ गया था, लेकिन 2024 भी पूरा बीत गया है। तकरीबन ये 1.5 साल ही अब होने को आया है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। ये 1321 के करीब कंप्यूटर शिक्षक हैं जो कि पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत कम सैलरी में काम किया है। इसलिए प्रायोरिटी के आधार पर अब जो भर्ती होगी रेगुलर माध्यम से उसमें इन्हें ही प्राथमिकता दी जाए, यानी कि प्रायोरिटी इन्हें ही मिलनी चाहिए रेगुलर भर्ती में, और जल्द से जल्द इसके लिए पद निकाले जाएं या फिर 2017 वाली भर्ती को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी भर्ती को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था और तकरीबन 5 से 6 वर्ष बीत गए, मामला रुक गया था। लेकिन अब जब कोर्ट का डिसीजन आ ही गया है और उस व्यवस्था को सही ठहराया गया है जो कि पिछली 2017 की भर्ती के लिए तय की गई थी सरकार की ओर से, तो बात अब आगे बढ़नी चाहिए और इन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये इनकी ओर से अपील की गई है। प्रधान सचिव देवेश कुमार लौट आए हैं और आते ही इन्होंने वित्त विभाग के साथ बैठक ली है। दरअसल ये कुछ और अधिकारियों के साथ भी इन्होंने बैठक ली और कुछ निर्देश भी इनकी ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें इनका ये कहना है कि अब अगले बजट का खाका तैयार करना है और जल्द से जल्द इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की जाए। माना यह जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू प्रवास पर जाएंगे तो अधिकतर काम बजट का पूरा कर लिया जाएगा और इसमें सुझावों को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च तक हालांकि अभी ये सुझाव आम जनता दे सकती है बजट पर, लेकिन जो अभी सुझाव आ गए हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है और कैसे इस बार बजट का आकार बढ़ाना है, इन आंकड़ों को लेकर भी आज चर्चा हुई है। दरअसल अभी मौजूदा समय में 58,400 करोड़ का बजट है और अब जो 2025-26 का बजट होगा उसमें आकार बड़ा होना चाहिए। कुछ नई योजनाएं भी उसमें काउंट की जाएंगी, मेंशन यानी कि की जाएंगी, तो इसे लेकर भी अब हलचल शुरू हो चुकी है। 3 और 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक के बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, जैसे कि बजट का आकार क्या होगा, किस तरह की योजनाएं होगी, और इस पूरे मामले को लेकर योजना विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो अभी आंकड़े खंगाले जा रहे हैं बजट का आकार बढ़ाने के लिए। अधिकारियों की ओर से प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने बैठक ले ली है, कुछ निर्देश भी जारी किए हैं और जो पुराने निर्देश थे उन्हें लेकर फीडबैक भी ली है। और इस पूरी चर्चा में एक नई बात ये भी है कि जो सुझाव आएंगे उन पर भी चर्चा हो रही है, यानी और जो सुझाव अभी तक आ गए हैं कैसे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, कौन से सुझाव सही है, इस पर भी फिलहाल चर्चा हो रही है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही अनाउंसमेंट पहले की गई थी कि आम जनता के सुझाव लिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जा रहा है। इन 2 महकमों में
बजट कितना दिया जाता है, विकास को लेकर क्या नई योजनाएं परियोजनाएं दोनों महकमों में रहती है, ये देखना भी इस बार के बजट में काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।